सभी पत्रकार सम्मानित साथियों का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्वागत करता हूं और रोहतक के नवनिर्माण के लिए मैंने इस चुनाव के अंदर एक अपना संकल्प पत्र निकाला है। सबका सम्मान करेंगे, रोहतक का नवनिर्माण करेंगे। ये इस संकल्प पत्र की कापियाँ सभी पत्रकार साथियों को मैं दे दूंगा। इसकी जो मेन संक्षेप में इसके कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि रोहतक के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जल भराव और सीवरेज की समस्या का समाधान मेरी प्राथमिकता होगी। शहर ट्रैफिक मुक्त होगा, सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, जिनकी गुणवत्ता सुधारना मेरी जिम्मेदारी होगी। बाज़ारों और कॉलोनियों में सुचारू यातायात हो सके। सफाई व्यवस्था को इतना मजबूत किया जाएगा कि पहले पखवाड़े में भी सभी नागरिक अपना बदलाव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य सेवा में व्यापक सुधार करेंगे। पार्कों और खेल सुविधाओं का व्यापक विकास होगा। नागरिकों के लिए ओपन जिम, सिंथेटिक ट्रैक और तमाम नागरिक सुविधाएं मुहैया की जाएगी। भाजपा की प्रॉपर्टी आईडी की स्कीम की समीक्षा कर भ्रष्टाचार मुक्त जन हितैषी नई योजना बनाई जाएगी, जिससे आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवार पहचान पत्र की कानूनी खामियों को गहन से समीक्षा करके पुनः उसको रिव्यू किया जाएगा। छात्रों के भविष्य को सुधारने के लिए आधुनिक पुस्तकालय कॉलेजों के कैंपस में वाईफाई की जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। शहर में अत्यंत आधुनिक सीसीटीवी नेटवर्क और साथ में ही शहर में पुलिस और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। मैं संकल्प लेता हूं कि रोहतक पानीपत एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के कारण विस्थापित हुए गांधी कैंप के नागरिकों को पीड़ा को समझते हुए उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा और साथ में सरकार की पॉलिसी को विस्थापितों से विचार विमर्श करके उनके हित में पुनः रिव्यू की जाएगी। ये है। उसके बाद साथियों, बहुत ही सम्मानित साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में नकारात्मक से भरे हुए कुछ लोग शहर का भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हुआ ही नहीं उसे स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति का तमाम मर्यादाओं को लांघकर ऋणात्मक माहौल पैदा करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। बहुत दुख की बात है कि बहन बेटियों को इसके लिए मोहरा बनाया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि दलित समाज, वाल्मीकि समाज, कबीरपंथी, इन सब से मेरा बचपन से पारिवारिक नाता रहा है। केवल औपचारिकता नहीं, आज भी एक दूसरे के घर आना जाना, भोजन करना तक उसमें शामिल है। मैं हमेशा समाज के प्रति वर्गों का सम्मान किया है। दलित समाज भी मेरे लिए सदैव आदरणीय रहा है और रहेगा। कुछ लोगों को यह वोट हो सकते हैं, पर मेरे लिए ये परिवार है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि जो भी मेरे पास आया उसे पूरी तरह संतुष्ट करूं। अपने शहर के लिए मेरी पूर्णतया जवाबदेही है। मैं आदरणीय मतदाताओं को, मेरे आदरणीय शहरवासियों को मेरे संस्कार, मेरे काम, मेरे व्यवहार को भली भांति पता है। मैं हमेशा कानून की पालना की है, कानून का सम्मान किया है, शहर के हर नागरिक को अपने परिवार का हिस्सा समझा है। मैंने कभी ऋणात्मक राजनीति का हिस्सा नहीं रहा। ये मेरे संस्कार में नहीं है। सार्वजनिक जीवन में हमेशा मैंने नैतिक मूल्यों और मर्यादाओं का पालन किया है
और मेरे लिए मेरा शहर मेरे पहले है। मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी दोनों दलित समाज से आते हैं। कांग्रेस का इतिहास साक्षी है कि उसने हमेशा ही दलित समाज को न केवल सम्मान दिया है बल्कि उनके कल्याण के लिए काम किया है। मेरे से अब जितना भी संभव हो सका मैं इस समाज के लिए हमेशा अपना योगदान सुनिश्चित मैंने किया है। अब मेरा आगे यह भी प्रयास रहेगा कि मैं इस समाज के लिए पूरे आदर के सम्मान के साथ यथासंभव सहयोग कर सकूं। जी, पिछले दिनों में कुछ शहर में सीएम अनाउंसमेंट और महंगी की स्कीमों का ग्रांट सैंक्शन करने का मौका मिला और मैंने जो काम करवाए उनमें मैं आपसे बताना चाहता हूं इस बात के लिए कि सीएम अनाउंसमेंट जो अपना 5 करोड़ में थी उसमें शिरोमणि संत कबीर धर्मशाला दानक सेवा समिति संजय नगर में मैंने 18,40,000 का अनुदान किया और वो पूरा खर्च हुआ। विनोद देरा जी हमारे साक्षी यहाँ पर बैठे हैं इस बात के लिए। और उसके बाद रविदास धर्मशाला कुएं वाली गली वार्ड नंबर 15 आर्यनगर बाज़ार के अंदर उस धर्मशाला के लिए मैंने जो सैंक्शन किया और खर्च हुआ सीएम अनाउंसमेंट के अंदर वो 12.39 लाख मैंने खर्च किया। उसके बाद जैन जति के अंदर एक दलित चौपाल है, जो सभी जानते हैं, यहाँ पर बैठे हैं हमारे अपना ताराचंद बागड़ी और तिरंगा साहब बैठे हैं। उसमें मैंने 12,55,000 की ग्रांट दी और जो खर्च चुकी जी सब कुछ खर्च हो चुका है इसमें। गुरु रविदास धर्मशाला बंदेल मोहल्ला जिसके साक्षी ये हैं, मैंने 5 लाख रुपया वहाँ पर दिया। मैंने परशुराम पार्क, यहाँ तक भी नहीं सभी समाज के लिए, परशुराम पार्क के लिए मैंने जो परशुराम मंदिर है बिल्कुल उसकी दीवार के साथ दीवार लगती है, उस पार्क को डेवलप करने के लिए अभी मैंने वेंगी स्कीम 2023-24 के अंदर मैंने 25,11,000 रुपये का ग्रांट दी है और काम शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि नहीं, यहाँ कहता हूँ कि जहाँ पर कबीर धर्मशाला के लिए 18 संत कबीर के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉल नियर कबीर पार्क कबीर कॉलोनी वार्ड नंबर 6 23,04,000 का मैंने अनुदान तो मैंने नहीं दिया, मैंने रिकमेंडेशन की, काम हुआ, काम लग चुका है। 23 लाख का वो अमाउंट था मेरे सामने। फिर सभी मेरे को वहाँ पर कहने लगे कि ये बैठे हैं, मेरी बहन बैठी है यहाँ पर तेज कॉलोनी से पीछे बैठी है, और भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर रामानंद बैठे हैं और परीक्षित बैठा है। और मैंने वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन 23,04,000 का हमने वहाँ पर काम करवाया, काम कंप्लीट हुआ। ये लोग कह रहे हैं कमी रह गई है, उस कमी रहने के बाद मैंने उसी स्थान के लिए दोबारा और खर्च के लिए मैंने वहाँ के लिए 18 लाख पहले मैंने बोले हैं, ठीक है, और ये 23 लाख रुपये मतलब 44 लाख रुपए दोनों मिला के मैंने उस पार्क के लिए वो सेंक्शन होके आ गया, उसका टेंडर हो गया है और इसकी वजह से काम शुरू नहीं हो सका। उसके लिए दोनों रामन जी बिल्कुल साथ में है, ये कहने लगे ये पूरा नहीं है उसमें। और उसके बाद मैंने 10,55,000 जो है वेंगी स्कीम 2023-24 के अंदर रेनोवेशन होता वाल्मीकि चौपाल पटेल नगर, हमारे वाल्मीकि जी क्या नाम है, हाँ सुरेंद्र कानी जी यहाँ पर बैठे हैं उस बात के लिए। भाई मैंने पूरा प्रयास किया कि हमेशा ही, और सबसे ज़्यादा चक्कर, और यहाँ पर मेरे पास एक पत्र है कि बंदेल मोहल्ला हमारा बहुत बुरी हालत है, 4 फुट की अच्छी गली है और कई सालों से इतना दुखी हो रहे हैं कुछ है। इस मैटर को पर्सनली मैंने ACS से टेकअप किया और ये चीफ इंजीनियर की लेटर आके अब आई है कि 2 महीने के अंदर बंदेल मोहल्ला की
इतनी छोटी सी गली है, सीवरेज डल नहीं सकता, सीवरेज ओवरफ्लो करता हुआ पिछले 25 साल पहले कभी सीवरेज डला था और हमने उसको वो किया है। उसके लिए ये चिट्ठी आई है, 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा, उसमें पानी का भी और सीवरेज का समस्या है। एक इम्पॉर्टेंट बात और है मेरे सामने, मैं जो आपको करना चाहता हूँ। जब मैं 2009 से लेकर 2014 में विधायक था, एक बहुत बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम थी। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने 1469 मकानों का डिमोलिशन का नोटिस दिया था और वो नोटिस कम से कम एक बार नहीं गया था, 5 बार नोटिस उन्होंने आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिया था और आके जेसीबी खड़ा कर देते थे और सारा तेज कॉलोनी के साथ राम जोड़ी है और हनुमान कॉलोनी का ऊपर का एरिया है, साथ में तेज कॉलोनी का कुछ ऊपर का एरिया है और साथ में खोखरा कोट का एरिया है, रेलिकपुरा का एरिया है, वहाँ पर जेसीबी डिमोलिश के लिए खड़ा करते थे। मैंने ये शख्स बैठा है ताराचंद बागड़ी, मैं उस समय पिटीशन कमेटी का चेयरमैन था। वहाँ पर रविदास आश्रम है, हॉस्टल बना हुआ है, साथ में क्या नाम है उसका, मंदिर भी बना हुआ है, गुरुद्वारा भी बना हुआ है। उसके डिमोलिशन के नोटिस आ गया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि सभी जगह हो करके मैंने उस इशू को टेकअप किया और पिटीशन कमेटी का चेयरमैन होते हुए मैं आपसे मेंशन करना चाहता हूँ कि एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिक साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का एक्ट है। यहाँ पर हमारी सभ्यता में कोखरा कोट की कुछ पुरानी सभ्यता, हड़प्पा और सिंधु की सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ रिजर्व एरिया है वहाँ पर वो रिजर्व एरिया जो था ना वो कुछ गज़ों में था, एक्चुअली उस 1600-1700 गज़ों में था उसके, पर वो सारे एरिया को कवर करते थे। उस बात के लिए आप सभी बैठे हैं वहाँ पर। असल में मैंने इस बात को टेकल करके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली को मैंने चंडीगढ़ बुलाया। उसके बाद दिल्ली में मीटिंग की जिसमें डिप्टी कमिश्नर रोहतक भी जाते थे, वहाँ से ACS वर्धन साहब भी जाते थे, सारे जाते थे। मैंने कहा यह ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1400 मकानों को गिरा दो या कुछ हो। उस मसले का हल निकल के एक्ट के मुताबिक हल निकला कि 3 तरह के एरिया होते हैं। एक होता है प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही सब कुछ को करेगा, चाहे उसकी खुदाई करेगा, कुछ करेगा। उसको छोड़ के उसके बाद उसके 200 मीटर छोड़ के एक रेगुलेटेड एरिया होता है। उस रेगुलेटेड एरिया में गवर्नमेंट की परमिशन के साथ सभी चीज़ वहाँ पर कर सकते हैं। तेज कॉलोनी, खोखरा कोट, राम जोड़ी, इस एरिया के अंदर जहाँ पर मेरे दलित भाई रहते हैं वहाँ पर मैंने प्रयास करके और अल्टीमेटली इस बात का फैसला किया, वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, वहाँ सड़क नहीं बनती थी, वहाँ नाली नहीं बनती थी, वहाँ पर किसी हालत में कोई था, मेरे सामने सभी साथी बैठे, सीवरेज नहीं बनता था। अल्टीमेटली जब रूल्स निकाले गए, कानून निकाला गया तो ये कहा गया कि रेगुलेटेड एरिया के अंदर म्युनिसिपल कमेटी अपने काम कर सकती है, सैनिटेशन के काम कर सकती है, पर वो 3 फुट से नीचे नहीं जाएगी। ये हुआ, यही आज देखते हैं कि रेनकपुरा में 100 फुट की गलियां बनी हुई हैं, सारा एरिया डेवलप हुआ, सारा एरिया तेज कॉलोनी का डेवलप हुआ, रामजोड़ी का डेवलप हुआ, उसमें प्रोटेक्टेड एरिया को हमने हाथ नहीं लगाया और उस 1469 में से हमने एक भी किसी दलित भाई का एक भी मकान नहीं गिरने दिया। उस मेरे पास ये रिकॉर्ड की बात है, ये मेरे सामने है। फिर रेगुलेटेड एरिया के बाद बाकी एरिया है वहाँ पर इन्होंने तो सारा ऐसा हवा बना रखा था, डर बना रखा था कि इस एरिया के अंदर कि जहाँ पर लोगों को, और उस समय के मुख्यमंत्री भी चिंतित थे क्योंकि उस एरिया कुछ एरिया कलोई के अंदर था कि इन आदमी को कैसे रिहेबिलिट करेंगे, हम कहाँ लेके जाएँ, कुछ है। इसका अल्टीमेटली हल निकला कि जो 1700 या 1500 गज जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जगह आधे एकड़ के करीब है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उनके पोजीशन में रहेगी, किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे, लोग तारे लगाते थे, ये एडमिट बात है।
वो बल्ब सा लटका देते थे और वो स्ट्रीट लाइट के बीच में वो क्या कुंडी कहते हैं जिसको कहते हैं, उस हिसाब से होता था। हमने उस व्यवस्था खत्म कराई। प्रत्येक व्यक्ति जिसने अप्लाई किया उसको मीटर का कनेक्शन दिलवाया, उनके गलियां निर्माण करी और जो उनको आप कहते हैं कि वो डिफेसमेंट जो अपना मॉर्निंग में आप अपना जाते हो पखाना जगवार जाने के लिए, उनके लिए भी उनको दिक्कत आती थी। घरों में ड्राई लैट्रिन थी, हमने वहाँ पर सारा का सारा व्यवस्था की कि वो पूरी की पूरी दूसरी लैट्रिन बना सकते हैं और नालियों को ऊपर से गा के उसमें से सारा सलेज वगैरह निकल गया। बड़ा बड़ी टंकियाँ रखी जाती थी, पानी नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात यह है बूस्टर बनवाया। और ये बहुत कितना एकड़ जगह भाई अपना रामानंद जी पार्क की 4 आप बताओ कितनी रामानंद कितनी जगह? हाँ 4 तो होगी। 4 एकड़ के अंदर हमने उस कॉलोनी के अंदर पार्क बनाया। उस पार्क में लोग वहाँ पर खुश हैं, युवा साथी वहाँ पर है, वो वहाँ पर उसका क्या कहते हैं पार्क बनाना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। वहाँ पर थोड़ी नशे की शिकायत है, मेरी लेडीज़ ने मेरे को कहा, इसलिए मैंने इसका समाधान निकाला कि बच्चों का कोई डाइवर्शन हो, वहाँ पर लाइब्रेरी खुले, स्पोर्ट्स का खुले और कुछ टेबल टेनिस इस तरह का भी क्लब है। अगर भगवान ने मेरे को आप रोहतक के जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया और भगवान का आशीर्वाद रहा तो वहाँ पर एक इनका रिक्रिएशन क्लब भी मैं बनवाऊँगा किया है। एक बात जो मैं कहना नहीं चाहता था वो जरूर है कि कलानौर में जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरा घर था, उसके बिल्कुल साथ में दीवार रखते ही वहाँ पर कबीरपंथी जो लोग हैं, इनमें जो समाज है उनके घर हैं। और मैं बचपन में उनके घरों में ही खेला, वहीं पर किसी के घर खाना खा लिया, किसी ने ज़बरदस्ती और कोई चीज़ खिला दी, किसी ने मिठाई खिला दी। एक आना जाना एक सोशल स्ट्रक्चर इतना था, इवन यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी जो छोटा था, वो हमारा लकी ड्राइवर था, साथ में रहता था, उसकी बहू उसको उठा के अपने घर ले जाती थी, 4-4 घंटे बाद वापस आके घर छोड़ के जाती थी, मोहल्ले के अंदर रखती थी। मेरा तो ऐसा शुरू से ही बचपन से जिस लोकेलिटी में और जिस एरिया में मैं रहा हो वो लगाव होता है। और मेरी किसी को दुर्भावना मेरे किसी के प्रति नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने कोई मुझसे सवाल पूछना हो, मेरा संकल्प पत्र आज मैंने आपके सामने रख दिया। मैंने कुछ अपनी ग्रांट्स के बारे में आपके सामने रखा और साथ में खोखरा कोट की सारी मैंने कहानी आपको रखा। अच्छा पत्र ये पूरा जो प्रकरण हुआ ये क्या वजह है, इसमें कुछ सभी जैसे कि ऐसे इस प्रकरण के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संज्ञान ले चुकी है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं आपको अगर आप बातें रखनी पड़ी, आपको बताना पड़ा कि आपने नहीं, जब ज़रूरत इसीलिए कि उन्होंने ये कहा कि भाई मैं दलित समाज की कोई बहनें थी, महिलाएं थी जिनका मैं सम्मान करता हूँ, उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाए, तभी मेरे को ये बातें कहनी थी। क्योंकि पर्चा भी जारी किया, जो पर्चा हुआ था। हाँ ऐसे है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप सभी समझते हैं। फर्स्टली तो है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ डिफेमेटरी पर्चे नहीं बांटे जा सकते। और आज आपके सामने कह रहा हूँ, उस पर्चे में जो कुछ लिखा है समय आने पर सब पॉइंट्स का एक पॉइंट का आपके सामने जवाब दूंगा और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा उस बात के लिए। दूसरा, उस पर्चे के ऊपर प्रिंटर का नाम होना चाहिए कि किसने उसको प्रिंट किया। उस पर्चे के ऊपर संख्या लिखी जानी चाहिए। अगर ऐसा पर्चा दर्ज किया जाता है तो उसकी एक कॉपी यहाँ पर लोकल जो आरओ है उसको सबमिट होनी चाहिए। ये बातें उसमें उल्लंघन था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक भावनाओं को उत्तेजना करने के लिए उसमें डिफेमेटरी लैंग्वेज मेरे खिलाफ भी यूज़ की गई और आदरणीय हमारे हुड्डा साहब एक्स चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी की गई, जो शिष्टाचार के मुताबिक नहीं करनी चाहिए। हम कानून को मानते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं। मेरा जातिगत पर्सनल किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है। ये इलेक्शन सद्भाव में लड़ना चाहिए। बाद में हमने यही रहना है, हमें को भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहिए। मर्यादा में
मर्यादा में लोगों का मतदान का अधिकार है, उनका अधिकार है, वो जहाँ भी अधिकार है अपने अधिकार का सभी प्रयोग करें, जिसको मतदान करना चाहे करें, पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जो कि हमारे जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ है उसके भी खिलाफ है। अच्छा बत्रा जी के वीडियो भी आई है 9 सेकंड की है पूर्व मंत्री जिसमें वो एसपी को धमकी देते रहे, कुछ उस बारे में? वही मैं बात कह रहा हूँ, वो ये बात कुछ समाचार पत्रों में भी छपी है और मैं ऐसी बात कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन हैज़ टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड आई डोंट वांट। अच्छा टिकटॉक कब तक क्या देखना है चल रहा है तो पार्टी का? मेरे को लगता है कि 1 या 2 तारीख तक कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी। तो पहली लिस्ट में मतलब सिटिंग गेटिंग का हाँ नहीं, सिटिंग में भी यही है जो बाबरी जी ने कहा है कि कोई किसी एमएलए के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त कोई एंटी इनकम्बेंसी है उसी को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, जनरली डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि सभी हमारे एमएलएज को जो 29 एमएलए 28 एमएलए सिस्टम है, क्योंकि वो अपना वहाँ वाले क्या नाम है उसका अम्बाला वाले भी एमएलए बन गया, वो सीट भी खाली होगी, किरण चौधरी वाली भी सीट खाली हो गई और इसी तरह हमारे एक पार्टी में छोड़ के किरण चौधरी छोड़ गई तो बाकी एमएलए को टिकट मिलेगी, सबको मिलेगा। बत्रा जी मानसून सेशन आ सकता है ऐसे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी सेशन बुलाने से, विधानसभा का सत्र बुलाने से क्यों कतरा रही है, हमारी समझ से बाहर। ये 5 तारीख से पहले ये ज़रूर बुलाना जाना चाहिए था और जो मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के मुताबिक पिछली बार 5 अप्रैल को ये हाउस ख़त्म, 5 से पहले ही ख़त्म कर दिया था इन्होंने और 5 सितंबर लास्ट डेट बनती है हाउस बुलाने की। हाउस बुलाना चाहिए, प्रजातंत्र में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। आपने सरकार चलानी है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स पेश करवानी है, आप बजट कहाँ से खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, फिर उसके लिए डिमांड्स देके आया ये मनी बिल के रूप में मैंडेटरी है कि सरकार के अगले कार्यों के लिए सब करने के लिए सदन में एप्रोप्रिएशन बिल जो है, फाइनेंस बिल इसको जो हम कहते हैं या डिमांड्स जो उसको कहते हैं हम, वो लानी चाहिए और पास। और पैसे कैसे पास करेंगे या गवर्नर से कोई ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करेंगे, मनी बिल के बारे में ऑर्डिनेंस जल्दी होता नहीं। क्या आप विधानसभा भंग करने की मांग करेंगे अगर सेशन नहीं आता? वो खुद ही कह रहे हैं विधानसभा भंग करेंगे। नहीं, हालांकि शायद उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के लिए इजाज़त मांगी है इलेक्शन कमीशन से। नहीं, कैबिनेट तो कर सकते हैं, इसके लिए कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साथ में शायद ये इजाज़त मांगी होगी कि हम हाउस को डिज़ॉल्व करेंगे। कैबिनेट मीटिंग करने में कोई वो नहीं है। कैबिनेट मीटिंग में आप कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, आप कोई बात ऐसी नहीं कर सकते कि जिसमें लोगों के वोट के ऊपर असर पड़े, कोई इंप्रेशन पड़े, ऐसी कोई पास नहीं कर सकते जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। कैबिनेट मीटिंग तो अब कैबिनेट एग्जिस्ट करती है, असेंबली एग्जिस्ट करती है, तो दे कैन कॉल द मीटिंग, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम।